हम आज आप लोगों के सामने फिर से बजरंग क्लासेस की तरफ से उपस्थित हो रहे हैं और आज का हमारे टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान। पीछे हमारे कई वीडियो आ चुके हैं, इतिहास पे आ चुके हैं, भूगोल पे आ चुके हैं, विज्ञान पे आ चुके हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में संविधान से पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? भारत के संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं बेटा। भारत के संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत के संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसका अस्थायी अध्यक्ष, जिसका याद रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था बेटा। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। दूसरी बैठक, पहली बैठक ये हुई थी बेटा, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। 11 दिसंबर 1946 को, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है बेटा, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, और जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे ना भैया। और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु भैया आपका 35 वर्ष है। इसको भी आप लोग क्लियर किए रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इसको ध्यान दीजिएगा बेटा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संविधान आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देता है। और मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश को देता है, और वो भी आपका सर्वोच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के। तो आप इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देता है। अगर वो भी अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश को अपना त्याग पत्र देता है। इसके बाद आते हैं हम लोग भैया कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, और लोकसभा में केवल 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं। इसको आपको क्लियर करना है बेटा। नेक्स्ट आता है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ बेटा आपके उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष याद रखिएगा बेटा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था, कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, अपनाया गया था। और पूरी तरह लागू कब किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, जबकि पूर्ण तरीके से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था।
26 जनवरी 1950 को किया गया था। ये आपको क्लियर करना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक बार फिर से क्लियर करते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आप संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था, कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था और पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसको आप थोड़ा क्लियर करिएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। वो थे बी.एन. राव। कौन थे बेटा? बी.एन. राव। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। इसको आपको क्लियर करना है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 कहता है बेटा कि जो भारत है ये राज्यों का संघ होगा। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। नेक्स्ट बेटा अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नीति निर्देशक सिद्धांत को कहां से लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत को कहां से लिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। नीति निर्देशक सिद्धांत को कहां से लिया गया? आंसर आपका होगा आयरलैंड। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड से लिया गया है बेटा। और नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड से लिया गया है जिसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, इसे क्वेश्चन है, क्या नीति निर्देशक सिद्धांत को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है? तो नहीं, नीति निर्देशक सिद्धांत को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक सिद्धांत को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। जबकि याद रखिएगा, मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। नीति निर्देशक सिद्धांत को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, जबकि मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है या नहीं? तो नहीं लागू किया जा सकता, जबकि मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं भैया। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया? क्वेश्चन है, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? तो याद रखिए बेटा, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था। और इसे प्रथम बार गाया कब गया था? कह रहे हैं जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 में स्वीकृत किया गया था। लेकिन इसे प्रथम बार जो गाया गया था वो 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार गाया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। जनगण मन को
राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया? तो जनगण को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया। जनगण को प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार गाया गया था। इसको याद रखिएगा। और इसके रचयिता आप जानते हैं जनगण के कौन है? डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। इसको आप लोग ध्यान दीजिए बेटा, आपके राष्ट्रगान के रचयिता डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट, हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्वेश्चन है बेटा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अनुच्छेद 32 कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 32 में वर्णित है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है कि भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? वो अनुच्छेद 32 है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं बेटा, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को, जिसमें लिखा गया जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कौन सा संविधान संशोधन है जिसे मिनी संविधान माना जाता है? कौन सा संविधान संशोधन है जिसे मिनी संविधान माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन है जिसे मिनी संविधान माना जाता है? याद रखिएगा बेटा, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन ऐसा संशोधन है जिसे मिनी संविधान माना जाता है, क्योंकि इसमें कई संशोधन किए गए हैं। 42वां संविधान संशोधन एक ऐसा संशोधन है जिसे मिनी संविधान माना जाता है, क्योंकि इसमें कई संशोधन किए गए हैं। क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार? तो याद रखिएगा बेटा, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, जो अब मौलिक अधिकार नहीं है, अब एक विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार पहले बेटा एक मौलिक अधिकार था, जो कि अब मौलिक अधिकार ना होकर के एक विधिक अधिकार है, जिसे इस समय अनुच्छेद 300 का में दिया गया है। अगर आपको मुझे संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 300 का, 300 का, या कहीं कहीं 300A लिख देते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं? नहीं है। संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? एक विधिक अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 300A, 300 का या 300A में वर्णन किया गया है, जिसका वर्णन। क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो आपका 44वां संविधान संशोधन था। 44वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा, मैंने क्या बताया बेटा आपको कि संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा करके अब अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रख दिया गया है, और अब संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार ना होकर के एक विधिक अधिकार बन गया। कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन है भैया, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन, जो आप देखते हैं ये मीडिया वाले जहां भी चाहे जा सकते हैं, जो भी चाहे फोटो ले सकते हैं, कहीं भी वहां कैसी भी स्थिति वहां पर हो, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में है। अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भैया अनुच्छेद 19A में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19A में। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन भैया अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 में, इसको याद रखिएगा। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन की सिफारिश किसने की थी? पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति की गठन की सिफारिश, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति के गठन की सिफारिश पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति के गठन की सिफारिश किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिफारिश की थी किसने? बलवंत राय मेहता ने। बलवंत राय मेहता ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 46, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति की गठन की सिफारिश बलवंत राय मेहता। एक अस्पृश्यता का अंत, जो पूछता है कि अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 17 में, याद रखिएगा। छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है बेटा? उपराष्ट्रपति होता है। तो आपने देखा ये कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 19 एक प्रेस की स्वतंत्रता से वर्णित है, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 से है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति की गठन की सिफारिश, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति के गठन की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है भैया कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है या न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकार या न्यायिक पुनरावलोकन, ये दोनों टॉपिक बेटा यूएसए से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन, ये दोनों आपके यूएसए से लिए गए हैं। कहां से? यूएसए से। जो अपने यहाँ अपने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। हाँ, कई बार पूछ लेता है मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? याद रखिएगा, मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान भैया अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है। न्याय, मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए से लिए गए हैं। इसके अलावा तो इतना आज हम लोग क्लियर करते हैं बेटा। इसके आगे जस्ट फिर हम देखते हैं। धन्यवाद।